बीजेपी का नहले पर दहला, गरीबों की संबल योजना रीलॉन्च। एक दिन पहले कांग्रेस ने किया था ऐलान, मजदूरों को पैसे देने की पेशकश की थी। रतलाम से लीलाबाई हैं, नमस्ते। देखिए, हमारी संवेदना आपके साथ है बहन, अब उनको तो नहीं ला सकते, लेकिन आपके खाते में पैसा आ रहा है। अभी पहुंच गया, मैंने क्लिक कर दिया, 2 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। उनको दिवंगत आत्मा को शांति दे, और आपके साथ हम लोग हैं सब, ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकट काल में गरीबों को मदद पहुंचाने संबल योजना को रीलॉन्च किया। उन्होंने कंप्यूटर पर सिंगल क्लिक से रतलाम की लीलाबाई, होशंगाबाद के दीपक नामदेव, रायसेन की पार्वती बाई समेत 1863 हितग्राहियों के खाते में 41 करोड़ 29 लाख रुपए ई भुगतान के जरिए ट्रांसफर किए। संबल योजना की रीलॉन्चिंग की टाइमिंग एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अलग अलग प्रदेश में फंसे मजदूरों की वापसी को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में शिवराज का एक कांग्रेस के नहले पर दहला कहा जा रहा है। कांग्रेस ने एक दिन पहले प्रवासी मजदूरों का यात्रा खर्चा उठाने का ऐलान किया था। इसके दूसरे ही दिन बीजेपी सरकार ने गरीबों की संबल योजना रीलॉन्च कर दी। इस योजना को 2018 में शिवराज सरकार ने शुरू किया था, लेकिन बाद में कमलनाथ सरकार ने इसे बंद कर नया सवेरा नाम से शुरू किया था। ये संबल योजना जब मैं पहले मुख्यमंत्री था तब हमने प्रारंभ की थी। अब बीच में दूसरी सरकार आ गई, उन्हें ठंडे बस्ते में संबल डाल दी, गरीबों को लाभ देना बंद कर दिया। संबल कार्ड बने थे, वो कार्ड रद्द कर दिए। अब वो कार्ड निकाल के रख लेना सब, ये कार्ड फिर काम आएंगे। ये न्याय नहीं था, ये कितनी अच्छी है योजना को बंद कर देना। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गरीब वंचित वर्गों के लिए बीजेपी इस योजना को दुनिया की सबसे अच्छी योजना बताती है, जिसमें श्रमिक की असमय मौत होने पर 2 लाख की सहायता, दुर्घटना से मौत होने पर 4 लाख रुपए की सहायता, स्थायी अपंग होने पर 2 लाख, आंशिक अपंगता पर 1 लाख की सहायता। इसके अलावा मृत्यु के तुरंत बाद अंत्येष्टि के लिए 5,000 की सहायता दी जाती है। साथ ही सस्ती बिजली, बच्चों की शिक्षा, गर्भवती महिलाओं को सहायता, रोजगार के लिए मदद भी दी जाती है। लेकिन कांग्रेस ने इस योजना को असफल बताया और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। ये संबल योजना जो है, इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके नाम ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज जी इसको आज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि हम और कोई फायदा तो भारतीय जनता पार्टी के उनके वर्कर को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये संबल योजना से उनके अकाउंटों में पैसे डलेंगे। वो गरीब आदमी, उनके नाम उसमें नहीं है, वो पिटेंगे। ये अमीरों की पार्टी है। राजनीति में सारा गुणा भाग वोटों का है। सत्ता परिवर्तन के बाद योजनाओं में बदलाव होना स्वाभाविक है। कांग्रेस सरकार के समय भी मीसाबंदी पेंशन योजना समेत कुछ पुरानी योजनाओं को बंद किया गया था, तो कुछ का नाम बदला गया था। अब फिर बीजेपी सत्ता में आ गई है। संबल से योजनाओं की रीलॉन्चिंग शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ऐसी रीलॉन्चिंग देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है शिव का संबल रिटर्न्स। तो सत्ता में लौटते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी उस ड्रीम प्रोजेक्ट को फिर से रीलॉन्च किया है, जिसकी चर्चा 2018 में बार बार सुनी गई थी, खासतौर से चुनाव के पहले। और ये माना भी गया था कि संबल योजना गेम चेंजर बीजेपी के लिए साबित होगी। अब आप ये कह सकते हैं कि वो सत्ता दिलाने वाली ना रही हो, लेकिन सत्ता के लिए हुई फाइट में बीजेपी को मुकाबले में बराबर बनाए रखने के लिए तो ये योजना शायद कामयाब रही थी। और यही वजह थी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो सीटों का अंतर था वो बहुत ही कम था, 114 और 109। तो संबल योजना एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह मुख्यमंत्री के मन में रही, और जैसे ही उनको टेन्योर मिला, बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस को हटना पड़ा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले इसको रिलॉन्च किया। और आप देख भी रहे थे उनके अटैचमेंट को कि कारे भैया कार्ड वार्ड रखे हो ना, और फिर इस्तेमाल कर लेना, काम आ जाएगी। आमतौर पर वो विपक्ष को लेकर बहुत तीखा हमला नहीं बोलते हैं, यहाँ भी उन्होंने संतुलित तरीके से ही अपनी बात कही, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि एक बड़ा अन्याय था
संबल योजना को स्थगित करना या इसको समाप्त करने की कोशिश करना। कई बड़े सवाल हैं। आखिर क्या ये योजना जो वाकई बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है 2018 में भी, क्या ये वाकई एक परिवर्तन करने वाली योजना साबित होगी? क्योंकि पूरी तरह इसका क्रियान्वयन तब नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसके लिए मैदान खुला है। तो कितनी गेम चेंजर होगी ये योजना, और इसके ज़रिए बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका भी मिलेगा कि आपने एक अच्छी भली योजना को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया। कई बड़े सवाल हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं पहले उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, जो मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं सुशील जी आपका। हमारे साथ हैं बीजेपी के लीडर और प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सुशील जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह देखते हैं और क्या वाकई ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है बीजेपी के लिए? और काफ़ी जो, क्योंकि बीजेपी को भी एक बूस्टर की ज़रूरत है, एक ऐसी योजना की ज़रूरत है जो उसके इस टेन्योर में बीजेपी को काफ़ी ऊंचाइयों की तरफ ले जाए। जी देखिए शरद जी, अब जिस तरीके का इस वक्त समय चल रहा है, ये कोरोना काल है, संकट का काल है, और इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर परेशान जो व्यक्ति है वो आप कह लीजिए या तो संबल का ही जो पंजीयक है, जो पंजीयन सदस्य, वो कह लीजिए, या मजदूर वर्ग है। स्वाभाविक है आने वाले समय में एक बहुत बड़े 22-25 सीटों के उपचुनाव भी होने हैं, और जिस बेल्ट से सबसे ज़्यादा मजदूर पलायन करते जो वोट देने आते हैं, वो चाहे ग्वालियर चंबल का एरिया हो, चाहे बुंदेलखंड का एरिया हो, इन एरियो को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस ने एक चाल चली थी मजदूरों को लेकर, आप देखिए कल जिस तरीके के स्टेटमेंट आए थे, मुझे लगता है उसका एक बड़ा काउंटर करने की बीजेपी ने कोशिश की, शिवराज सिंह चौहान ने कोशिश की है। इसी कारण संबल योजना को रिलॉन्च किया है। अगर मजदूर परेशान होके अपने जहां मजदूरी करने गया था वहां से लेकर मध्य प्रदेश अपने घर तक परेशान होकर आता है, और फिर यदि एक मरहम या जो है ठंडा फुआ अगर बीजेपी की सरकार लगाती इस योजना के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि पुरानी सारी घटनाएं जो हैं मजदूर भूल जाएगा, क्योंकि उसको जो तत्काल जो मिल रहा है, जो संबल का जो लाभ मिल रहा है, वो उसे ज़्यादा उसको जो है आत्मसंतुष्टि देगा। तो ये एक बीजेपी का एक बहुत रणनीतिक प्रयास है, लेकिन इसके परिणाम जो है मुझे लगता है आने वाले समय में पता चलेंगे वास्तव में संबल से बीजेपी को लाभ क्या हुआ। क्योंकि मैं शरद जी इस बात से इत्तेफाक, आपने जो बात कहा था कि 2018 के चुनाव में ये योजना उस तरीके से सक्सेस नहीं रही। अगर ये सक्सेस होती तो बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ना था, क्योंकि एक आरोप ये हो सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे हों, लेकिन इसमें ये आरोप मुझे लगता है गलत होगा कि मजदूर नहीं थे, मजदूर भी थे और बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे होंगे, ये आरोप हो सकता है। जी, ये भी एक विश्लेषण का सिरा है कि क्या ये योजना उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई। बहरहाल पहले मैं टिप्पणी लूँगा बुंदेला साहब की, विपक्ष पहले, फिर मैं सिसोदिया साहब से बात करूँगा। बुंदेला साहब, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। देखिए शरद जी, संबल का कंबल जो ओढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने ओढ़ा है गरीबों के नाम पर। और हम योजना बंद कब हुई थी? हमने तो उस योजना में से लगभग 68,08,000 लोग थे वो ऐसे पाए गए एड्रेस पर। सर हाथ का मूवमेंट कम रखें, नहीं तो ये जो है फ्रिक्शन जो है ये ऑडियो में डिस्टर्बेंस करेगा। जी 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 जी। तो हमने सिर्फ शरद जी उसमें कुछ वाइफरकेट किया था, हमने कुछ फिल्टर्ड किए थे लोग, क्योंकि हमने जब जांच की उसमें तो 68,000-8 लोग उसमें फर्जी पाए गए, जिनके कई सारे लोगों के समान पते पाए गए, समान एड्रेस पाए गए। तो हमने बकायदा उसको सही करने का प्रयास किया था, और ये पाया गया उसमें अधिकतर जो लोग थे शरद जी, वो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और साहब आज अगर शिवराज जी ने दोबारा इस योजना को स्टार्ट करने का, शुरू करने का प्रयास किया, तो शरद जी आप ये तो बताइए, 41 करोड़ रुपए आप डाल रहे हो, आपके हितग्राही टोटल उसके हैं 1,37,00,000 लगभग हैं। तो शरद जी उसमें आप कितना, मतलब अगर एक आदमी के हिस्से अगर आप देखें तो 30 रुपए मात्र आएगा, मात्र 30 रुपए। क्या 30 रुपए में उसका जीवन यापन हो जाएगा? आज जो परिस्थितियां इसमें चल रही हैं कोरोना को लेके, रोजगार बंद रहे हैं, चारों तरफ लोग अपने घर में फंसे हुए हैं, कोई घर पहुंच नहीं पा रहे हैं, और तो इस सब में अगर आप देखें, क्या शरद जी 30 रुपए पर्याप्त है आज के समय में? मेरा एक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, सरकार से भी, कि सर अगर आपको स्टार्ट करना था कम से कम एक सम्मानजनक अमाउंट आप उसमें डालते। मतलब ये सिर्फ एक खाना पूर्ति वाली बात है शरद जी, और कुछ नहीं। चलिए
सिसोदिया साहब थोड़ा ध्यान रखिए, हल्की फुल्की खांसी मौसम का असर है। जी जी बोलिए। जी जी मेरा ऐसा निवेदन है कि गरीबों के लिए जो विशेष करके असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जो श्रमिक बंधु है और कम जोत के किसान है, ऐसे सारे लोगों को इस मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जिसे संबल नाम दिया गया है, इसमें कवर किया करने का प्रयास किया गया है। और यह जब 2018 में इस प्रकार से हमने इस योजना को लॉन्च करा था और उसके बाद में जब कांग्रेस सरकार में आई तो उन्होंने एक मिथ्या प्रक्रिया में दोष निकाल के आरोप लगाकर इस योजना को बंद करने का काम किया, इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। इस योजना का फिर से आज रिलॉन्च माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया और मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर, आज के इस समय में यह महती आवश्यकता है कि ये योजना पूरी मूर्त रूप ले नीचे तक, क्योंकि इस योजना में सिर्फ बिजली का बिल या मातृत्व या चिकित्सा या शिक्षा या अनुदान या उपकरणों पे सहायता, उन्नत उपकरण या अनुग्रह सहायता ही नहीं है, पर मनुष्य के जीवन से, जन्म से लगाकर तो मृत्यु तक पूरे इसके अंदर, योजनाओं के अंदर इसे कवर किया गया है। इस योजना को वन अम्ब्रेला स्कीम कहा जा सकता है, एक छाते के नीचे सबको लाने का काम इस योजना के माध्यम से किया है। श्रमिक बंधु और विशेष करके छोटी जोत के हमारे किसान बंधु इसके अंदर कवर होने का काम हो रहा है। इसमें छात्र के विद्याध्ययन की भी बात है, उसके फीस भरने की भी बात है, तो वही जो है बिजली कनेक्शन के ऊपर रियायत वाले कनेक्शन की भी बात है और बिल माफ की भी बात है। वहीं जो है प्रसूता को जननी सुरक्षा की भी बात है, उसके खाते में 16,000 रुपए डालने की भी बात है। वहीं अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे 4 लाख देने की बात भी है। तो वहीं अगर साधारण सामान्य मृत्यु इस पंजीकृत श्रमिक की होती है तो उसके खाते में 2 लाख डालने की बात है। कुल मिला के यह जो योजना है, यह हमारा अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जो शासन की आज भी बाट जो रहा है वह इसमें लाभान्वित हुआ है। आरोप लगाने का, और आरोप भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसमें पंजीकृत है, तो निश्चित तौर पर अगर इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो श्रमिक वर्ग के भी कार्यकर्ता है हमारे जो है, इसमें किसी प्रकार के धर्म तो ये भेद मिटाना है तो कांग्रेस वालों को भी ले लीजिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी ले लीजिए, सिसोदिया जी, नहीं है फिर तो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हो जाएगी फिर। जी निश्चित तौर पर कांग्रेस को समर्थन करने वाले वो श्रमिक बंधु जो इस योग्यता में आते हैं, इस पात्रता में आते हैं, वो भी हितग्राही है। इसमें कोई इस प्रकार का फिल्टर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इसके अंदर असंगठित काम क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक है। श्रमिक किसी भी दल के हो सकते हैं, बिल्कुल किसी भी राजनीतिक विचारधारा एक मिनट लूंगा, अगर आप दोनों अलाउ करें मुझे, 1 मिनट में लूंगा। इस देश में योजनाओं को एक इसी तरह के अप्रोच की जरूरत है। दरअसल राजनीति इतनी बढ़ गई है कि हर योजना गहरी राजनीति की चादर में एक तरह से हम देखते हैं कि जब वो लॉन्च की जाती है तब भी लिपटी रहती है, और जब अगर वो सरकार सत्ता से हटती है तो उसकी योजना को ऐसा मान लिया जाता है कि जैसे वो अस्पृश्य हो गई है और उसको किनारे दूसरी सरकार फेंक देती है। एक बार एक सीनियर आईएएस से हमारी बात हुई तो उन्होंने उस अपने संदर्भ में ये बात कही कि किसी नए ज़िले का कलेक्टर जो भी नवाचार करता है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, और उसके बाद आने वाला जो भी युवा अधिकारी कलेक्टर होता है वो पहले वाले कलेक्टर के सारे काम को कहता है इसको दूर से नमस्ते करो, हम नई योजनाएं करेंगे। ये हमारे शायद एक पिछड़े अप्रोच की मैं कहूँगा बेहिचक एक वानगी है ये, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारा राजनीतिक व्यवस्था हो। योजना अगर अच्छी है तो ये कैरी इसको ज़रूर होना चाहिए, और ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद के कुछ वक्फे में हमने देखा है कि अलग अलग दलों की सरकारों ने इस तरह के मतभेदों में पड़ने के बजाय अच्छी योजना को जारी रखा है। सुशील जी, ये अपेक्षा रखना कि कोई योजना जो किसी कांग्रेस के बड़े नेता के नाम में पर है वो बीजेपी में जारी रहे, या बीजेपी के बड़े नेता के नाम पर है वो कांग्रेस में जारी रहे, ये मैं दरअसल इस मनोविज्ञान को समझना चाहता हूँ। क्या ये दोनों ही दल या कोई भी दल ये नहीं समझ पाता कि जनता को चाहिए, उसको ना नाम से फ़र्क है ना उसको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता, उसको लगता है कोई अच्छी चीज़ है तो वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये क्या एक दूसरे से श्रेय छीनने की होड़ में जनता के साथ नुकसान नहीं है?
बिल्कुल, देखिए अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और अगर कोई योजना चल रही, जैसे आप इसी की बात करें, देखिए ये वोटर टारगेटेड स्कीम रहती हैं और ये वही टारगेटेड वोटर होते हैं जो अपने वोट को समय समय पर शुभ लाभ के आधार पर बदलते हैं। तो इन वोटर को टारगेट सभी पार्टियां करती हैं। यदि संबल को लेकर बीजेपी ने अपना जो है पूरा स्टैंड लिया हुआ था, तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस स्वाभाविक है, वो भी राजनीति कर रही है, सरकार में आई है, तो वो सबसे पहली कोशिश ये करेगी कि जो टारगेटेड वोटर है, जो बीजेपी से कमिटेड हो गया था, उसको कैसे दूर किया जाए और उनमें, उस योजना में किस तरीके से अपनी बनावट करके अपना कुछ जो है योगदान देके उस नए स्वरूप में लाकर उसको अपनी सरकार का ठप्पा लगा के प्रस्तुत किया जाए। ये हर दल करता है, हर समय होता है। चाहे आप जो है मनरेगा को देख लीजिए या कोई भी योजना को उठा के देख लीजिए, जो भी वोटर टारगेटेड योजना होती है उसमें जो भी सत्ता में दल आता है वो पुराने दल की योजना में, पुरानी सरकार की योजना में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उलटफेर करके उसे अपनी योजना के रूप में प्रस्तुत करता है। संबल का संशोधित रूप आप देख लीजिए, इंदिरा जो बिजली वाली योजना थी, थोड़ा सा ट्विस्ट करके उस कांग्रेस ने उसको समग्र रूप से सारे वोटर्स की तरफ आकर्षित किया था कि जिसके मीटर में 150 यूनिट का से कंजम्पशन होगा उसको यह फायदा मिलेगा। तो उन्होंने अपना वोटर वर्ग नया निर्धारित करने की, नई तरफ ले जाने की कोशिश की थी। संबल में बीजेपी का था। और एक बात और है कि देखिए, इस योजना को लेकर कांग्रेस ने बहुत स्टडी की थी। स्टडी करने के बाद ये तथ्य रखकर मजदूरों को या मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों को गुमराह या वास्तविक स्थिति दिखाने की कोशिश की थी कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल है। ये योजना को कहीं ना कहीं जो है डेंट लगाने के प्रयास हर सरकार करती है, उसी का नतीजा है, ताकि योजना को लेकर जनता के बीच में जो स्पष्ट स्थिति उसको कहीं ना कहीं भ्रमित किया जाए। तो ये मैं नहीं समझता हूं कि ये समग्र रूप से कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे की योजना को उसी तरीके से चलाएगा तो फिर स्वाभाविक जो क्रेडिट है उसको लेकर असमंजस बन सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें बड़ी शाश्वत होती हैं। कभी कोई राजनीतिक दल ये कलेजा दिखाए, ये हिम्मत करे और करके शायद वो अगले चुनाव में भी बेहतर नतीजे ला सकता है, लेकिन इसके लिए एक मजबूत कलेजा चाहिए कि पिछली सरकार की अच्छी योजना है तो मैं बधाई देते हुए इसको जारी रख रहा हूँ, कोई रद्दोबदल नहीं कर रहा हूँ। और ये जनता जनार्दन आपके ऊपर है, क्योंकि ये फैसला मैंने राजनीति से नहीं लिया है, बड़े दिल से, बड़े मन से लिया है। ऐसे बड़े दिल वाले और बड़े मन वाले राजनेता कहाँ हैं भैया? मिलेंगे, मिलेंगे, सब्र रखिए सर, मिलेंगे। ऐसे नाउम्मीदी की कोई बात नहीं है। क्यों बुंदेला जी, नाउम्मीदी की कोई बात थोड़ी है सर। युवा हैं आप, हौसले के साथ कहिए कि हो सकते हैं ऐसे राजनेता भी आएंगे सामने। शरद जी, सबसे पहले तो मैंने अभी सिसोदिया जी को सुना जी, तो मुझे एक बात सुन के बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि जो हमने बकायदा जो हमने जांच की थी उसमें हमने पाया था कि लाहौर इसमें 68 लाख लोग फर्जी हैं। देखिए आप जी, आप ये कह के बचाव नहीं कर सकते कि अगर कोई मजदूर वर्ग का है और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसका अधिकार। देखिए नहीं साहब, राजनीतिक पार्टी अगर आप जन सेवा करते हैं तो ये कमाई का साधन बिल्कुल नहीं है। ये इस चीज को मैं टोटली पूरी तरह से नकारता हूँ सिसोदिया जी की बात को। सिसोदिया जी ने जो स्वीकार किया, मतलब शरद जी सर अपनी पारी का इंतजार करें, नहीं तो वो आवाज ओवरलैप होगी, हम सुन नहीं पाएंगे। हो गई है जी जी, आज वो बात सिद्ध हो गई है कि जो हमने 68 लाख लोग बाहर किए थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि हमने उसमें पाया कि एक पते पर कई सारे लोगों के नाम लिखे हैं। और मैंने कहा ना, संबल का कम्बल बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ओढ़ा है, आम गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। मतलब आप बात करते हैं जो कार्यकर्ता, ऐसे कई लोग पाए गए जो 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, वो संबल का कम्बल ओढ़े हैं, वो गरीब कैसे हो गए शरद जी? देखिए, गरीब की परिभाषा तो वो है कि भाई अगर वो जो अपने 2 समय की रोटी का इंतजाम करने के लिए संघर्ष कर रहा है या दो टाइम की रोटी का इंतजाम कर रहा है, उसको हम गरीब कहेंगे। जो व्यक्ति स्कॉर्पियो में घूम रहे, ऐसे कई लोग पाए गए शरद जी कि जो भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, मंडल अध्यक्ष थे, वो संबल योजना में रजिस्टर्ड थे, इसलिए हमने बंद किया है। अभी सुशील जी की बात का भी मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। सुशील जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हर योजना को कभी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। शरद जी, हमने कभी किसी योजना को बंद करने का या नाम बदलने का प्रयास नहीं किया। ये राजनीति की शुरुआत जो देश में हुई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई है। इन्होंने शहरों के नाम बदले, आप ये सर्वे आपको भी याद होगा, कई सारे शहरों के नाम मतलब सक्सेस आप नहीं कर पाए
आप अच्छा डेटा नहीं ले पाए। आज आज अगर पूरे देश की बात करें शरद जी, तो मैं तो साफ कहता हूं कि साहब 2014 में एसबीआई का शेयर 2900 रुपए का था, 250 रुपए का क्यों है? ये लेकिन बुंदेला जी, आप नाम बदल के खुश रहते बुंदेला जी, मुझे लगता है जी। कि रेट्रोस्पेक्शन एक बड़ा अच्छा शब्द है जिसको हम आत्मनिरीक्षण बोलते हैं। और आत्मनिरीक्षण जब निर्मम होकर व्यक्ति करता है, जिसमें उसकी ये अपेक्षा नहीं होती कि वो अपने को बचाए और दूसरे को आरोपों के दायरे में खड़ा करे, तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होकर बात करता है। और ये ज़रूरत सिर्फ आप ही को नहीं है, यानी कांग्रेस को ही नहीं है, बीजेपी को भी उतनी है। और बीजेपी ही नहीं, हम सभी को है इसकी ज़रूरत कि हम अपने गिरेबान में ज़रूर झांकते रहें और जो कुछ भी उसमें हमें अनुचित और गलत लगता है अपनी सीमा के भीतर, क्योंकि व्यवहारवाद हर जगह है और व्यवहारिकतावाद के आगे और चुनाव जीतने की राजनीति के आगे सारे वाद फेल हैं। इसलिए ये ज़रूरी बात है। बहरहाल मैं एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया ज़रूर लूँगा सिसोदिया साहब की। बुंदेला साहब ने कई बातें कही हैं। सिसोदिया साहब। देखिए शरद जी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जी, अंधेरा कहीं रह न जाए। अब आप इस तरीके से के कि मध्य प्रदेश का कोई नागरिक अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है या सदस्य है जी, और वो गरीब है, वो श्रमिक संबल योजना की पात्रता रखता है, तो इस नाते वह नहीं आए और उसका नाम आप जो है दुर्भावना पूर्वक हटाएं, तो यह भी गलत है। यह जो योजना है, इस योजना में किसी भी प्रकार की धर्म, जाति, समुदाय, राजनीतिक समर्थन, विपक्ष, पक्ष, ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। इसके अंदर तो वास्तविक में वह आवश्यकता वाला हमारा असंगठित श्रमिक जो इसमें पात्रता रखता है, वह किसान जो उस कम जोत के अंदर उस श्रेणी में आता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसके परिजनों के लिए, उस घर के मुखिया के असामयिक निधन पर या सामान्य निधन पर, इस प्रकार की तमाम योजनाएं इसके अंदर लेने का काम किया है। इसमें चिकित्सा, शिक्षा और यहां तक कि बिजली, और बिजली के बाद भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वह जो कौशल करता है, उस कौशल का पुनरुत्थान करने के लिए उसका कैसे विकास हो, उसको प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम, अगर कृषि उपकरण चाहिए तो उनमें अनुदान की योजनाएं, ऐसी तमाम हितग्राही मूलक योजनाओं को एक साथ एक अम्ब्रेले के नीचे लाकर खड़ा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के और हमारे असंगठित श्रमिकों के जीवन यापन को उच्च स्तर पर ले जाने में यह योजना सहायक होगी। देखिए, जो लास्ट बात उन्होंने कही है सिसोदिया जी ने, वो बिल्कुल सही कि ये तमाम उन योजनाओं को संकलित करके एक ही जो है छत के नीचे लेके आए। देखिए, जितनी भी योजना ये संबल में जो शामिल हैं, वो असामयिक या खुशी के अवसर वाली हैं, लगातार चलने वाली नहीं है ये योजना। जैसे निधन हो जाने पर है, घायल हो जाने पर है या मृत्यु हो जाने पर है। और शिक्षा और स्वास्थ्य वैसे ही इस योजना के बिना भी उन लोगों को फ्री ही मिल रहा था। तो ये एक समग्र प्रयास था। कुल मिला के ये मैंने बोला ना, वोटर टारगेट 2018 के हिसाब से किया गया था, उसी को चूंकि कांग्रेस सरकार ने उसमें चेंज कर दिया था, बीजेपी उसको लेके आई है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं 25 विधानसभा के जो उपचुनाव होना है, वो एक दृष्टि उस पर है, क्योंकि मजदूरों में इस वक्त आक्रोश तो होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और लेकिन योजनाओं की ये लड़ाई थमती हुई नज़र नहीं आती है। अच्छी योजनाएं जो शुरू की जाती हैं, उनमें उनके साथ कई पेंचोखम जुड़ते हैं। एक सरकार शुरू करती है तो दूसरी सरकार को उस पर धन खर्च करना फिजूल इसलिए भी लगता है कि उसे लगता है कि ये भले ही बहुत अच्छी योजना है, लेकिन श्रेय पिछली सरकार को जाएगा। दरअसल जीवन में डर कई बार, और राजनीति में भी ये डर बराबर विद्यमान रहता है। और ये डर किसी एक पार्टी की ही बपौती नहीं है, ये सभी पार्टियों में समान रूप से ये डर व्याप्त है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या तमाम राजनीतिक दल हों। और यही वजह है कि कई बेहतरीन योजनाएं, क्योंकि योजनाएं राजनीतिक दल सोचते हैं, उनके साथ ब्यूरोक्रेसी सोचती है, देश विदेश की योजनाओं का अध्ययन करके एक योजना तैयार की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत अच्छी योजना होने के बाद भी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इन चीज़ों में कब बदलाव होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन योजनाओं को लेकर ये जो लड़ाई है, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आने वाले समय की राजनीति में भी आप बदस्तूर इसको खूब देखते रहेंगे और ये लड़ाई बराबर जारी रहेगी। कब ख़त्म होगी ये कहना बड़ा कठिन है, लेकिन ये समय जाते जाते आपसे ज़रूर कहेंगे कि इंटरनेट अच्छा रखिए। घर से आप जुड़ते हैं तो ये बड़ा आजकल एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल भी हो गया है
कि डाटा शाटा कितना है सर, इसका पूरा ख्याल रखिए, ऑडियो शॉडियो ठीक है कि नहीं, इसका डिक्लेरेशन भी शायद आगे मांगा जाए कि घर से जुड़ रहे हैं तो प्रॉपर डाटा है, प्रॉपर ऑडियो है और कोई टेक्निकल स्नैग नहीं रहेगा। चलिए, हमने कहा थोड़ा मुस्कुरा तो दें आप लोग। बहुत शुक्रिया आप तीनों पैनलिस्ट का, नमस्कार।